जैसा आप लोग देख रहे हैं कि आपके स्क्रीन पर आप लोग अपनी स्क्रीन पर ही देख रहे हैं कि आज की क्लास जो है किस प्रकार की होने वाली, क्योंकि आज की जो क्लास है, कहने का मतलब आज की इस क्लास में हम सारे के सारे अति लघु उत्तरी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। जितने भी आपके इम्पोर्टेंट अति लघु उत्तरी प्रश्न बनते हैं, सारे के सारे इम्पोर्टेंट अति लघु उत्तरी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जिनको आप याद करके बोर्ड में अच्छे अंक ला सकते हैं। ठीक है, और देखो 101% आएंगे ये पेपर में, इतना मैं गारंटी ले रहा हूँ और ये मैं वादा भी कर रहा हूँ साथ ही साथ में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी छात्र इस चैनल पर नए हैं वो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को कि मेरा पहला देखिए प्रश्न क्या है। सबसे पहले यहाँ पर अति लघु उत्तरी प्रश्न, सारे के सारे अति लघु उत्तरी प्रश्न ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, सारे के सारे अति लघु उत्तरी प्रश्न होंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए मेरा जो पहला प्रश्न है अति लघु उत्तरी प्रश्न में, देखिए मेरा जो पहला प्रश्न कौन सा आता है। जो मेरा पहला प्रश्न है अति लघु उत्तरी प्रश्न में, उसके बारे में बात करेंगे कि अति लघु उत्तरी प्रश्न में जो मेरा पहला प्रश्न देखिए क्या है कि भारत की महत्वपूर्ण रोपण फसलें कौन कौन सी हैं। अब देखिए ये प्रश्न आपसे 2 नंबर का पूछा जाएगा और यहाँ पर हमें बताना है कि जो भारत की जो महत्वपूर्ण रोपण फसलें कौन कौन सी हैं, जिस पर आप लोगों को बिल्कुल सही से टिक लगाना है और उसका जो आंसर है बिल्कुल सही से बताना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल अच्छी राइटिंग में लिखना पड़ेगा। तो प्रश्न आप लोगों से पूछा गया कि भारत की महत्वपूर्ण रोपण फसलें कौन कौन सी, तो भारत की जो महत्वपूर्ण जो रोपण फसलें वो कौन कौन सी हैं, तो हम उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए ऐसी कौन कौन सी भारत की महत्वपूर्ण रोपण फसलें तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे आपका भारत में कौन कौन सी महत्वपूर्ण रोपण फसलें, जैसे भारत में हो गया आपका चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, रबड़ हो गया, गन्ना हो गया, केला हो गया, इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आया कि जो भारत की जो महत्वपूर्ण जो रोपण फसलें कौन कौन सी हैं। तो भारत में जो महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं, जैसे आपका चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया और रबड़ हो गया, गन्ना, केला, ये भारत की महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। और देखो हम और आगे बात करते हैं। फिर हम प्रश्न नंबर 2 के बारे में बात करके, प्रश्न नंबर 2 जो है, प्रश्न नंबर 2 को स्क्रीन पर लाते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है कि जो प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि जो गहन कृषि, अब देखिए गहन कृषि क्या है। बेसिकली अब हम बात करेंगे कि जो गहन कृषि है, गहन कृषि के बारे में बात करेंगे कि जो गहन कृषि की 2 विशेषताएं बताइए। अब गहन कृषि की हमें यहाँ पर 2 विशेषताओं को लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए गहन कृषि की 2 विशेषताएं बताइए। अब देखिए इसकी हम 2 विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर, और इसका आप लोग आंसर में लिखना स्टार्ट कर दिए। चलिए इसका आंसर लिखना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए गहन कृषि क्या है, देखिए अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में रासायनिक खाद और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। इतना समझ लीजिए, है ना। जिस तरीके से आप लोग समझ रहे हैं कि अधिक उत्पादन के लिए हम क्या करते हैं कि अधिक अगर में उत्पादन के लिए हम अधिक मात्रा में खाद, कहने का मतलब अधिक मात्रा में रासायनिक खाद और साथ ही साथ में अधिक मात्रा में सिंचाई का उपयोग करते हैं अगर में अधिक उत्पादन की आवश्यकता होगी। फिर देखो इसकी दूसरी हेडिंग के बारे में बात करते हैं, जो इसका सेकंड है। सेकंड मतलब है कि भूमि का जो आकार है वह छोटा होने के कारण भूमि पर कई फसलें उगाई जाती हैं। जैसे कि आप लोग समझ रहे हैं कि कई पर आप लोगों ने देखा होगा जो भूमि का जो आकार जो होता है वो छोटा होता है, और भूमि का आकार जो होता है वो छोटा होने के कारण वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम कई प्रकार की फसलें उगा देते हैं। ठीक है, वहाँ पर हम एक फसल नहीं उगाते, वहाँ पर हम कई प्रकार की फसलें उगा देते हैं। कहने का मतलब है कि एक छोटे से खेत में कई प्रकार की फसलों को उगाते हैं। तो ये एक गहन कृषि की 2 मुख्य विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो आप लोगों को देखिए गहन कृषि की 2 मुख्य विशेषताएं। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 के बारे में बात कर चुके हैं, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। अब स्क्रीन पर लाते हैं आप लोगों के सामने प्रश्न नंबर 3 को। देखिए प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 को पहले समझिए, लिखिए, नोट कर लीजिए कॉपी में कि प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या करें। भारत की 4 रबी और भारत की 4 खरीफ फसलों के नाम बताने। ठीक है, देखिए इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को बताने कि भारत की 4 रबी, है ना, भारत की 4 रबी और भारत की 4 खरीफ फसलों के नाम लिखिए। के नाम लिखने हैं भारत की 4।
अब पहले तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो भारत की 4 प्रमुख रबी की फसलें कौन कौन सी हैं। तो चलिए कि भारत की 4 प्रमुख रबी की फसलें कौन सी हैं। तो ये देखिए भारत की प्रमुख 4 रबी की फसलें, देखिए भारत की 4 प्रमुख रबी फसलें कौन सी, जैसे गेहूं हो गया, आपका जौ हो गया, मटर हो गया, चना हो गया। तो ये कैसी फसलें, भारत की ये प्रमुख 4 रबी टाइप की फसलें हो गई, भारत की 4 रबी फसलें। और आगे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर भारत की 4 प्रमुख खरीफ फसलों के बारे में जान लेते हैं। भारत की 4 प्रमुख खरीफ फसलें कौन कौन सी हैं उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो भारत की 4 प्रमुख खरीफ फसलें, जैसे आपका चावल हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया। तो मक्का, ज्वार, बाजरा किस में आता है, तो मक्का, ज्वार, बाजरा जो है ये खरीफ प्रकार की फसलें, ये खरीफ फसलों में आती हैं, ठीक है। अब देखिए और आगे हम बात कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया जाएगा, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करेगी, जो जीविका है, कहने का मतलब जो जीविका या निर्वाह कृषि की हमको 2 विशेषताएं बतानी है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमको जीविका या निर्वाह कृषि की हमको 2 विशेषताएं बतानी है, जिनको आप लोगों को कॉपी में लिखना पड़ेगा। जीविका या निर्वाह की 2 विशेषताओं को वर्णन करना है। तो चलिए उनके बारे में बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। अब देखिए नंबर 1 लिखेंगे, यहाँ पर नंबर 1 डालेंगे। नंबर 1 में क्या लिखेंगे कि पहली विशेषता क्या है इसकी, कि निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों में पौराणिक ढंग से की जाती है। जो निर्वाह की जो कृषि जो होती है वो भूमि के जो जितने भी छोटे टुकड़े जो होते हैं उनमें वो पौराणिक ढंग से की जाती है ना। इतना समझ में आ गया। अब इसका नंबर 2 देखिए, नंबर 2 कैसे लिखेंगे कि इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून मृदा को प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। कहने का मतलब है कि जितनी अगर वहाँ आपकी जो पर्यावरणीय जो उपयुक्तता है, वहाँ की पर्यावरण उपयुक्तता कैसी है, उसी प्रकार की वहाँ पर जो फसल है कैसा, कहने का मतलब कैसे वहाँ का मानसून है, उसी प्रकार की मृदा को प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए पर्यावरणीय परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। अब चलिए यहाँ पर और हम आगे बात कर लेते हैं प्रश्न। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 आपके कंप्लीट हो चुके हैं अब हम प्रश्न नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। तो स्क्रीन पर लाते हैं प्रश्न नंबर 5 को। तो स्क्रीन पर आ चुका है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या करें कि जो रोपड़ कृषि है, रोपड़ कृषि क्या है आप लोगों को बताना पड़ेगा कि जो रोपड़ कृषि है, तो हमें यहाँ पर रोपड़ कृषि की 2 विशेषताओं का वर्णन करना है, ठीक है। हमें यहाँ पर रोपड़ कृषि की 2 विशेषताएं बतानी पड़ेंगी, कौन कौन सी ऐसी 2 रोपड़ फसलें। तो चलिए उनके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहली रोपड़ कृषि की क्या विशेषता है, देखिए पहला लिखेंगे कि रोपड़ कृषि जो है वो कैसा है। तो देखिए रोपड़ कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है। रोपड़ कृषि जो है किस क्षेत्र में की जाती है, तो रोपड़ कृषि जो है ये व्यापक क्षेत्र में की जाती है। जैसे कि मान लीजिए समझ लीजिए यहाँ पर कि इस कृषि में अधिक पूंजी और श्रमिकों की आवश्यकता होती है। जो रोपड़ कृषि जो होती है इसमें सबसे अधिक जो कहने का मतलब इसमें अधिक पूंजी और अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अब चलिए प्रश्न नंबर 6 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6 को देख लेते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि जो कर्तन दहन कृषि या स्थानांतरित कृषि किस प्रकार की जाती है। जो आपकी जो कर्तन दहन कृषि है या फिर कह सकते हैं कि जो स्थानांतरित कृषि है ये किस प्रकार की जाती है, इसका हमें आपको वर्णन करना है। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में कि किसान जो होते हैं, किसान जमीन के पेड़ पौधों को साफ करके फसल उगाते हैं। जितने भी आप लोगों ने किसानों को देखा होगा वो किस प्रकार की फसल उगाते हैं, वो पहले क्या करते हैं, पहले पेड़ पौधों को साफ कर देते हैं, फिर उसके बाद वो फसल उगाते हैं। इतना समझ में आया। अब देखो जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है, कहने का मतलब जब मृदा की उर्वरता जो है वो कम हो जाती है तो किसान क्या करते हैं, उस भूमि के छोटे टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं, ठीक है। वो उस छोटे टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ हो जाता है। सो स्टूडेंट्स आप लोगों को आज की जो क्लास है बिल्कुल सही लगी होगी। तो आज की इस क्लास को हम इतना ही रखते हैं जिसमें हमने 6 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की।